नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, आज हमारा जो है पार्ट 5 है साइकोलॉजी का, जिसमें हम अभिवृद्धि और विकास दोनों की तुलना करेंगे और जो है इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो क्रम वाइज क्रम आप जो है वीडियोज़ को देखते रहें और साथ में नोट्स को पढ़ते रहें, तो आपकी जो है निरंतरता बनी रहेगी। रोज़ की रोज़ जो है मैं पढ़ाता हूँ, जो उसको रोज़ आप रिवाइज़ करें और उसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर करें, तब जाकर आपके टॉपिक्स जो है क्लियर होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ अभिवृद्धि के बारे में। अभिवृद्धि क्या है, फिर बताऊँगा विकास क्या है। देखिए, अभिवृद्धि शब्द का मतलब होता है केवल शारीरिक वृद्धि से। अभिवृद्धि का मतलब होता है केवल शारीरिक वृद्धि, मतलब फिजिकली ग्रोथ जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। यानी लंबाई में या फिर वजन में या फिर विभिन्न अंगों में होने वाली वृद्धि, मतलब किसी व्यक्ति की लंबाई बढ़ जाए या फिर उसका वजन बढ़ जाए या उसके कोई शारीरिक अंग बढ़ जाए, तो इस प्रकार की वृद्धि जो होती है उसे हम अभिवृद्धि के नाम से जानते हैं। जबकि विकास की मैं बात करूं तो विकास का मतलब केवल शारीरिक वृद्धि से नहीं होता है। विकास का मतलब होता है शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक रूप से और बौद्धिक और संवेगात्मक और सामाजिक रूप से जो है व्यक्ति का जो है स्वस्थ हो जाना। मानसिक रूप से उसका विकास होना, मेंटली वो अच्छा हो जाना, और बौद्धिक रूप से जो है तर्क करने की क्षमता या फिर जो भी बौद्धिक रूप से जो चीज़ें हैं वो उसकी विकसित हो जानी चाहिए। संवेगात्मक का मतलब क्रोध, गुस्सा, भय, डर, इन सभी चीज़ों का विकास हो जाता है। सामाजिक, आप जानते ही हो, सामाजिक क्षेत्र, तो समाज से जुड़े हुए क्षेत्र में जो परिवर्तन है उन उनसे सभी से जो है इसका मतलब होता है। तो विकास का मतलब केवल शारीरिक वृद्धि से नहीं होता है, उसका मतलब मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्र, इन चारों पांचों से जो है इसका संबंध होता है। तो आप समझ गए होंगे, अभिवृद्धि का मतलब केवल शारीरिक वृद्धि से था, शरीर में वृद्धि होना मतलब लंबाई, वजन आदि बढ़ना। जबकि विकास है उसका मतलब होता है मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से, इन सभी तरीके से जो है वृद्धि जो होती है वो होती है विकास में। तो विकास में सभी तरह की वृद्धि जो होती है वो मानी जाती है। अब फ्रैंक ने क्या बताया इनके बारे में, तो फ्रैंक ने अभिवृद्धि की परिभाषा दी। फ्रैंक ने बताया कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही क्या होती है, अभिवृद्धि। अब गुणात्मक वृद्धि क्या होती है, गुणात्मक का मतलब एक कोशिका से दो कोशिका बनना, दो से चार का बनना, चार से जो है चार से जो है 16 बनना, 16 से जो है 28 बनना, इस प्रकार डबल होती जाना। तो इस प्रकार की वृद्धि को हम गुणात्मक वृद्धि कहते हैं। तो फ्रैंक ने क्या बताया अभिवृद्धि के बारे में, फ्रैंक कहता है कि जो कोशिकाएं हैं गुणात्मक रूप से जिसमें वृद्धि करती हैं वही अभिवृद्धि मानी जाती है। गुणात्मक वृद्धि जो होती है कोशिकाओं की उसे क्या कहते हैं, हम अभिवृद्धि कहते हैं। ये बात फ्रैंक ने बताई अभिवृद्धि के बारे में। अब मैं हरलॉक की बात करता हूँ। हरलॉक ने विकास की परिभाषा दी। हरलॉक ने विकास के बारे में क्या कहा, फ्रैंक ने तो अभिवृद्धि की परिभाषा दी थी, जबकि जो हरलॉक है उसने दी विकास की परिभाषा। विकास के बारे में क्या बताया उन्होंने, उन्होंने कहा कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाली परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, जिसके द्वारा एक बालक में नई नई विशेषता और योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो यही बात बताई है हरलॉक ने कि अभिवृद्धि तक ही विकास सीमित नहीं है, मतलब अभिवृद्धि में तो केवल शारीरिक वृद्धि होती है, मतलब शारीरिक वृद्धि तक ही विकास सीमित नहीं है। इस विकास में कौन कौन सी परिपक्वताएं आती हैं, मानसिक रूप से व्यक्ति परिपक्व होता है, उसके बाद बौद्धिक रूप से परिपक्व होता है, सामाजिक रूप से परिपक्व होता है। तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे जो है परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील एक क्रम है, जिसके द्वारा एक बालक में नई नई विशेषताएं आती जाती हैं और वो योग्यताएं जो हैं प्रकट करने लगता है। तो इस बारे में जो है हरलॉक के द्वारा बताया गया विकास की परिभाषा। अगली हम बात करेंगे हम दोनों में अंतर। देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है, अभिवृद्धि और विकास, इन दोनों में जो है अंतर आपको याद रखने होंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है हर बार बनता रहता है। देखिए, अभिवृद्धि क्या है, अभिवृद्धि मैंने आपको बताया केवल एक पक्षीय अवधारणा है, मतलब इसमें केवल शारीरिक वृद्धि होती है, मतलब शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है अभिवृद्धि। जबकि विकास एक बहुपक्षीय अवधारणा, बहुपक्षीय का मतलब कई पक्ष होते हैं इसके, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, सामाजिक। तो ये सभी पक्ष जो होते हैं ये विकास के होते हैं। तो विकास एक बड़ी व्यापक अवधारणा मानी जाती है, जबकि अभिवृद्धि जो है एक संकुचित अवधारणा, संकुचित का मतलब बहुत छोटी अवधारणा है, जैसे केवल इसमें शारीरिक पक्ष के बारे में ही बात करी गई है, और जबकि उसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, इस प्रकार बड़े लेवल पर जो है बहुत सारी चीज़ों की इसमें बात की गई है। तो व्यापक का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना, अर्थात बड़े लेवल पर कोई चीज़ का जो है जानकारी होना। तो यहाँ पर विकास जो होता है वो व्यापक अवधारणा होती है, जबकि
अभिवृद्धि जो है एक संकुचित अवधारणा मानी जाती है। अब मैं बात करूँ अभिवृद्धि की, तो अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। मतलब अभिवृद्धि का मतलब होता है शारीरिक वृद्धि से, और शारीरिक वृद्धि जो है वो हमेशा नहीं होती है, वो एक निश्चित समय तक होती है। जैसे मान लो किसी की लंबाई 21 साल तक बढ़ रही है, तो उसके बाद जो है लंबाई बढ़ना रुक जाता है, तो मतलब एक निश्चित समय के बाद जो है अभिवृद्धि रुक जाती है। जबकि विकास जो है वो जीवन पर्यंत होता रहता है, सतत प्रक्रिया माना जाता है, पूरे जीवन भर ये चलती रहती है। क्योंकि मानसिक रूप से व्यक्ति जो है यदि कोई मान लीजिए कोई पढ़ता रहेगा तो धीरे धीरे जो है उसका मानसिक स्तर जो है अच्छा होता जाएगा। तो इस प्रकार जीवन पर्यंत जो है वो विकास हमेशा होता रहता है। तो विकास जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अभिवृद्धि की, तो अभिवृद्धि का मापन जो है संभव नहीं है, हम जो है अभिवृद्धि को माप नहीं सकते। जबकि मैं बात करूँ विकास की, तो विकास को हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो हमारे जो मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक ये जो विकास होते हैं, इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना कि माप सकते। जबकि अभिवृद्धि का मापन संभव होता है और विकास केवल जो है महसूस किया जाता है। क्योंकि आप लंबाई को माप सकते हो, वजन को माप सकते हो, तो अभिवृद्धि को आप माप सकते हो, जबकि विकास को आप माप नहीं सकते। कौन जो है यहाँ पर संवेगों में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, घटोतरी हो रही है, या फिर मानसिक रूप से कोई व्यक्ति कितना जो है टैलेंटेड हो गया, तो इन चीज़ों को हम नाप नहीं सकते। तो मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक ये सभी विकास जो होते हैं ये विकास के अंदर आते हैं। अगली मैं बात करता हूँ अभिवृद्धि की। अभिवृद्धि एक मात्रात्मक मानी जाती है और विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक, ये दोनों माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि विकास होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। तो ये बात ध्यान रखनी है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, जबकि अभिवृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे अभिवृद्धि की निश्चित दिशा नहीं होती है। मतलब जो है अभिवृद्धि एक निश्चित दिशा में नहीं होती है, जबकि विकास एक निश्चित दिशा में होता जाता है, जो सिर से पैर की ओर होता है। तो विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता रहता है, जबकि अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इनके अंतर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अभिवृद्धि एक पक्षीय अवधारणा, विकास बहुपक्षीय अवधारणा। अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा, विकास व्यापक अवधारणा। अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास पूरे जीवन भर चलता रहता है, सतत प्रक्रिया है। अभिवृद्धि का मापना संभव है, जबकि विकास केवल महसूस किया जा सकता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अभिवृद्धि की निश्चित दिशा होती है, निश्चित दिशा नहीं होती है, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है, जो हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। अब कुछ हम विकास के सिद्धांत जो दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। विकास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं जिनकी मैं बात करूंगा। अब देखिए विकास के सामान्य सिद्धांतों में पहले सिद्धांत की मैं बात करता हूं, यहाँ पर निरंतरता का सिद्धांत। तो गर्भधारण से ही बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है, गर्भधारण से बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है, जो कि क्रम से गर्भकाल एवं जन्म के बाद की सभी अवस्थाओं में होता हुआ जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पर निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है। निरंतरता शब्द को आपको पकड़ लेना है यहाँ से निरंतरता के सिद्धांत में। तो निरंतरता का मतलब हो गया गर्भधारण से लेकर के जब तक जन्म के बाद जितनी भी अवस्थाएं आती हैं उन सभी में जीवन पर्यंत चलता रहेगा, मतलब मृत्यु तक। यहाँ पर गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक, तब तक ये विकास जो है मृत्यु से पहले तक, ठीक है, मरने से पहले तक, तो वहाँ तक जो है हमेशा विकास होता रहता है मनुष्य का। यही बात इस सिद्धांत में बताई गई है। मतलब गर्भधारण से ही बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद जो गर्भकाल एवं जन्म के बाद की सभी अवस्थाओं में जीवन पर्यंत विकास चलता रहता है। दूसरा सिद्धांत है विकास का, वह है निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक के गामक विकास सदैव एक निश्चित क्रम में ही होते हैं। जैसे कि भाषा का विकास सदैव LSRW, L का मतलब लिसन, लिसन का मतलब सुनना, S का मतलब स्पीक, स्पीक का मतलब बोलना, और R का मतलब रीड, रीड का मतलब पढ़ना, और W का मतलब राइट, राइट का मतलब लिखना, WRITE राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे LSRW के क्रम में ही एक निश्चित क्रम में ही विकास होता है बालक का। तो ये बात बताई गई है निश्चित क्रम के सिद्धांत में। कैसे होता है भाषा का विकास सदैव निश्चित क्रम में, जैसे कि पहले बालक जो है सुनने लगता है, बाद में धीरे धीरे बोलने लगता है, फिर बोल करके पढ़ने लग जाता है, पढ़ने के बाद खुद लिखने भी लग जाता है। मतलब धीरे धीरे बालक में जो एक निश्चित क्रम में विकास होता है। ये क्रम आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि निम्न में से बालक का विकास कौन से क्रम में होता है। बालक में जो भाषा का विकास होता है वो कौन से क्रम में होता है। देखिए डायरेक्ट थोड़ी बालक बोलने लग जाता है। सबसे पहले बालक जो है
सुनता है। जब बच्चे का जन्म होता है वो देखना आपकी तरफ गौर से देख रहा होता है, इसका मतलब वो सुन रहा होता है। उसके बाद जो है वो फिर धीरे धीरे एक शब्द बोलेगा, जैसे पा बोला, माँ बोला, चा बोला, मतलब पापा कहना चाहता है लेकिन पूरे शब्दों को नहीं बोल पाता। पहले पा बोला, फिर धीरे धीरे पा पा ऐसे बोलने लग जाता है वो। फिर वो जब बोलने लग जाता है अच्छी तरह से, फिर वो पढ़ने भी लग जाता है। बाद में जब बड़ा हो जाता है तो फिर पढ़ने लग जाएगा, और जब पढ़ने लग गया कोई चीज़ को, फिर बाद में लिखने भी लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यहाँ पर बालक में LSRW का विकास होता है। तो LSRW के क्रम में आपको ध्यान रखना है, लिसन, स्पीक, रीड और राइट। एल का मतलब लिसन, एस का मतलब स्पीक, लिसन का जो है इस मतलब होता है सुनना, लिसन, उसके बाद स्पीक, लिसन कॉमा स्पीक, उसके बाद रीड, और उसके बाद हो गए यहाँ पर राइट। तो ये 4 शब्द आपको ध्यान रखने हैं, क्रम से होते हैं, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर रीड, फिर राइट। LSRW ये क्रम आपको याद रखना है कि बालक का विकास जो है वो LSRW, बालक में भाषा का विकास LSRW के क्रम में होता है। ये हो गया निश्चित क्रम का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत यहाँ पर परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहेगा कि बालक का जब विकास होता है तो उसका एक पक्ष दूसरे पक्ष से प्रभावित रहता है। बालक का जब विकास होता है तो उसका एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष से प्रभावित रहता है। जैसे कि शारीरिक विकास अच्छा होने पर मानसिक विकास भी अच्छा होगा, और यही क्रम निरंतर क्रम से संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास को प्रभावित करता है। मतलब जैसे जैसे एक विकास होगा व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए एक पक्ष का विकास हो रहा है, जैसे शारीरिक विकास मनुष्य का हो रहा है, तो उसके साथ साथ व्यक्ति का जो है मानसिक विकास भी अच्छा होगा। यदि उसका शारीरिक विकास अच्छा हो रहा है तो मानसिक विकास ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। मतलब इन विकासों में आपस में संबंध होता है, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम रखा गया है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो यहाँ पर परस्पर संबंध होता है, जैसे कि एक पक्ष का जब विकास होता है तो दूसरे पक्ष का विकास भी अपने आप सही होने लग जाता है। तो ये क्रम जो है आपको ध्यान रखना है, यही क्रम निरंतर क्रम से संवेगात्मक विकास होता है, फिर सामाजिक विकास, फिर नैतिक विकास। तो संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास को ये प्रभावित कर सकता है। चौथा है यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसके अनुसार एक बालक जो है पहले सामान्य क्रियाएं सीखता है, फिर विशिष्ट क्रियाएं, जैसे कि करवट बदलना, बैठा रहना, घुटनों के बल चलना, खड़े होने के क्रम में। तो ये जो है सामान्य से हमेशा विशिष्ट की ओर होती हैं। तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्या कहता है, इसके अनुसार एक बालक पहले सामान्य क्रियाओं को सीखता है, फिर उसके बाद जो है विशिष्ट क्रियाएं, जैसे कि करवट बदलने लग जाता है, बैठा रहना, घुटनों के बल चलना और खड़े होने के क्रम में। तो ये क्रियाएं जो हैं बाद में होती हैं। मतलब पहले सामान्य क्रियाएं करने लगता है बालक, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करने लग जाता है। तो सामान्य क्रियाएं मतलब जैसे पहले सीधा लेटा रहता है, धीरे धीरे फिर बाद में करवटें बदलने लग जाता है इधर उधर, उसके बाद फिर बैठा रहने लग जाता है, फिर घुटनों के बल चलने लग जाता है, फिर खड़ा होकर चलने लग जाता है। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर होती हैं। इस वजह से इस सिद्धांत को सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। पांचवा यहाँ पर सिद्धांत है, विकास का पांचवा सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो समान प्रतिमान में मैंने आपको बता दिया, सोरेनसन के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही समान प्रतिमान वाली संतानें उत्पन्न होती हैं। जैसे हमेशा पशु के पशु उत्पन्न होगा, मनुष्य के मनुष्य बनेगा, पक्षी के पक्षी का जन्म होता है। तो यहाँ पर समान प्रतिमान का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे मनुष्य का जन्म होता है, पशु के पशु का जन्म होगा, और पक्षी के हमेशा पक्षी का ही जन्म होगा, पक्षी का ही जन्म होगा। तो यहाँ पर ये समान प्रतिमान वाली संतानों को जन्म देते हैं। ये बात सोरेनसन ने बताई थी। तो सोरेनसन के अनुसार जैसे माता पिता होंगे उसकी संतानें भी उसी टाइप की होंगी। तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत कहलाता है। अगला सिद्धांत है विकास का दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास सदैव सिर से पैर की ओर होता है या फिर केंद्र से परिधि की ओर भी कहलाता है। मतलब पहले विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है, या फिर हम कह सकते हैं केंद्र से परिधि की ओर होता है। इसी विकास को मस्तकोद्मुखी विकास कहते हैं। मस्तकोद्मुखी विकास क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर मतलब मस्तक से नीचे की ओर, मतलब मस्तकोद्मुखी इसको हम कह देते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, मस्तक से इस विकास का प्रारंभ होने लग जाता है। तो मस्तक के विकास से जो है पैरों तक का विकास जो हो रहा है इसको हम मस्तकोद्मुखी विकास कहते हैं, क्योंकि मनुष्य में सबसे पहले मस्तिष्क का निर्माण होता है। बिना मस्तिष्क के शरीर का कंट्रोल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो दिशा का सिद्धांत जो है इसमें दिशा के बारे में बताया गया है कि कौन सी दिशा से विकास प्रारंभ होता है। तो मस्तिष्क से
पैरों की ओर ये विकास होता है, ये ध्यान रखना। या फिर हम इसको केंद्र कह सकते हैं, केंद्र से परिधि की ओर, ठीक है, अर्थात मस्तकोन्मुखी विकास। अगला सिद्धांत है यहाँ पर विभिन्नता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक संतान में जो विकास होता है वो अलग अलग पाया जाता है, मतलब हर संतान में अलग अलग विकास होगा, ठीक है, अलग अलग प्रकार से जो है विकास होता है। तो इसमें विभिन्नताओं के बारे में बताया गया है कि हर मनुष्य में अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। किसी के शरीर की संरचना अलग होती है, किसी के शरीर की संरचना अलग होती है, किसी की नाक लंबी होती है, किसी की नाक छोटी होती है, किसी का सिर बड़ा होता है, किसी का सिर छोटा होता है। मतलब प्रत्येक संतान में विकास जो है अलग अलग पाया जाता है। 8वां यहाँ पर सिद्धांत है चक्राकार विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि पहले यह शीघ्रता से होने वाला विकास तब तक रुक जाता है जब तक बाकी अंगों का संतुलन में नहीं आ जाता। मान लीजिए पहले किसी के जो है यहाँ पर सिर का विकास हो गया, सिर मस्तिष्क बन गया, उसके बाद जो है कुछ समय के लिए मस्तिष्क का विकास रुक जाएगा जब तक शरीर के और अंगों का विकास धीरे धीरे नहीं होने लग जाता है। जब संतुलन में आ जाते हैं ये, तो उसके बाद फिर दोबारा से मस्तिष्क का विकास और होने लग जाता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, पहले जो है एक बार कोई चीज़ का विकास हो जाता है, फिर उसके बाद वो कुछ समय के लिए रुक जाता है, फिर संतुलन में लाने के लिए बाकी अंगों का जो है विकास होता है। तो इस वजह से इसको चक्राकार विकास कह देते हैं, क्योंकि एक चक्र बन गया ना, पहले एक अंग का विकास हुआ, फिर वो रुक गया, फिर दूसरे अंग का विकास होगा, बाकी और अंगों का विकास होगा, संतुलन में आ गए, फिर दूसरे अंग का विकास होगा। तो इस प्रकार एक चक्राकार क्रम बन जाता है। इस वजह से इस सिद्धांत को हम चक्राकार विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो मैंने अभी तक आपको विकास की जो है बारे में बताया कि विकास क्या है, अभिवृद्धि क्या है। तो अभिवृद्धि जो है केवल शारीरिक वृद्धि होती है, शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है, जबकि जो विकास होता है वो कई पक्षों से संबंधित होता है, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक। तो अभिवृद्धि का मतलब क्या हो गया, अभिवृद्धि का मतलब केवल शारीरिक पक्ष से है, जबकि यहाँ पर बात करूँ विकास की, तो विकास का संबंध जो होता है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। यहाँ पर शारीरिक भी बात करेंगे हम, उसके बाद मानसिक विकास की भी बात करेंगे, बौद्धिक की भी बात करेंगे, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और यहाँ पर संवेगात्मक और सामाजिक। तो इस प्रकार के विकास जो आते हैं वो विकास में होते हैं, अभिवृद्धि में केवल शारीरिक। फ्रैंक ने फिर अभिवृद्धि की परिभाषा दी, जबकि विकास की परिभाषा हरलॉक के द्वारा दी गई। फ्रैंक ने बताया कि कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, जबकि हरलॉक ने क्या बताया, विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह परिपक्वता दिशा में होने वाले परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम है, जिसके द्वारा एक बालक में नई नई विशेषता और योग्यताएं बनती हैं। उसके बाद मैंने अभिवृद्धि और विकास की जो है मैंने इनमें डिफरेंस बताया, क्या डिफरेंस होता है। अभिवृद्धि केवल एक पक्षीय होती है, विकास बहुपक्षीय है। अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा, विकास एक व्यापक अवधारणा। अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि का मापन संभव होता है, जबकि विकास को केवल हम महसूस कर सकते हैं। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से होता है। अभिवृद्धि की एक निश्चित दिशा नहीं होती है, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है, जो कि सिर से हमेशा पैर की ओर होता है। विकास के कुछ सिद्धांत मैंने आपको बताए, 8-9 सिद्धांत विकास के मैंने आपको बताए हैं। एक बताया मैंने आपको निरंतरता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे में जो है निरंतर रूप से जो है विकास होता रहता है। जब वो गर्भ में होता है तो उस समय से लेकर के जब तक जो है मरता नहीं है तब तक उसका विकास होता रहता है। मतलब गर्भधारण से बालक का विकास प्रारंभ होता है और गर्भकाल एवं जन्म के बाद की सभी अवस्थाओं में जीवन पर्यंत ये चलता रहता है। इसी वजह से इस सिद्धांत को निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा सिद्धांत मैंने बताया था निश्चित क्रम का सिद्धांत। मतलब बालक का विकास जो है बालक में जो विकास होता है वो सदैव एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे भाषा का विकास सदैव LSRW के क्रम में होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस वजह से सिद्धांत को निश्चित क्रम का सिद्धांत यहाँ पर कहते हैं। तीसरा सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। मतलब बालक के एक शरीर के एक पक्ष का संबंध जो है दूसरे पक्षों से भी होता है। तो यहाँ पर जो शारीरिक विकास अच्छा है तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा। मतलब एक पक्ष का विकास अच्छा हो गया तो दूसरे पक्ष का विकास भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। यही क्रम निरंतर संवेगात्मक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को प्रभावित करता है। चौथा सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसके अनुसार एक बालक पहले सामान्य क्रियाओं को सीखता है, फिर विशिष्ट क्रियाएं जैसे करवट बदलना, बैठे रहना, घुटनों के बल चलना, खड़े रहना, इन सभी को सीखने लगता है। मतलब पहले सामान्य चीज़ों का विकास, फिर विशिष्ट क्रियाओं का विकास होता है। अगला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि मतलब मनुष्य के मनुष्य बनेगा, पशु के पशु बनेगा और पक्षी के पक्षी उत्पन्न होगा। मतलब समान प्रतिमान वाली संतानों का जन्म होता है। ये बात सोरेनसन ने बताई थी। दिशा का सिद्धांत ये कहता है कि विकास हमेशा एक निश्चित दिशा में होता है, सिर से पैर की ओर होता है। ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन में वो देगा पैर से सिर की ओर, पैर से सिर नहीं होता, सिर से हमेशा पैर की ओर, क्योंकि पहले मस्तिष्क का विकास होता है व्यक्ति में, उसके बाद बाकी और अंगों का विकास होता है। क्योंकि मस्तिष्क शरीर का कंट्रोल करता है, इस वजह से पहले मस्तिष्क का विकास होता है, जिसे हम केंद्र से परिधि की ओर भी कह देते हैं।
उसके बाद जो है विभिन्नता का सिद्धांत मैंने आपको बताया, जिसमें प्रत्येक संतान में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है, तो विकास भी जो है अलग अलग तरीके से ही होगा। चक्राकार विकास का सिद्धांत ये कहता है कि पहले किसी अंग का विकास होगा, फिर कुछ समय के लिए रुक जाएगा, फिर बाकी अंगों का विकास होगा, उसके बाद जो है जब तक संतुलन में नहीं आता तब तक विकास होता रहेगा। चक्राकार विकास का सिद्धांत इसे हम कहते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा गर्भावस्था में विकास। यहाँ पर गर्भावस्था में मैं विकास की बात करूं तो गर्भावस्था में बच्चे का विकास जो है कैसे होता है, तो यहाँ पर मैं बीज की बात करता हूँ। बीज का मतलब होता है स्पर्म या शुक्राणु। ठीक है, तो शुक्राणु जो होता है वो अंडाणु के साथ जो है संयोग करता है और उसके पश्चात एक संरचना बनती है जो कि एक सुई की नोक के बराबर होती है, जैसे हम जाइगोट या फिर संयुक्त कोष के नाम से जानते हैं, या फिर युग्मनज भी उसको हम कह देते हैं। तो युग्मनज के नाम से भी बायोलॉजी में इसको हम जानते हैं। युग्मनज कह दो, संयुक्त कोष कह दो, जाइगोट कह दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो है बीज या शुक्राणु जो है वो अंडाणु से जो है यहाँ पर अंडाणु को निषेचित करेगा। उसके पश्चात बीज में जो है धीरे धीरे जो है एक संरचना बन जाएगी। बीज और स्पर्म के मिलने से एक संरचना बनेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, जाइगोट के नाम से जानेंगे। तो यॉक नामक एक तरल पदार्थ अंडे की दीवार, अंडा जो बन गया उस अंडे के अंदर जो है यहाँ पर यॉक पाया जाएगा। यॉक का मतलब पीतक होता है। जैसे आपने कभी अंडे को देखा होगा, अंडा फूट जाता है, उसके बाद उसमें से पीला पदार्थ निकलता है, जिसे हम यॉक बोलते हैं, इसे हम पीतक या यॉक के नाम से जानते हैं, और अंडाणु द्वारा ये निर्मित होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपको कि अंडे की दीवार से स्रावित होता है यौक। हमेशा अंडे की जो दीवार होती है उससे निकलता रहता है तथा यह बीज के लिए पोषण का कार्य करता है। तो बीज के लिए पोषण देने का काम भी करता है। और जायगोट, जिसे हम संयुक्त कोष कहते हैं, एक सुई के आकार की एक संरचना होती है। अगली मैं बात करता हूँ बीज अवस्था। बीज अवस्था गर्भाधारण से लेकर 15 दिन की होती है। मतलब गर्भधारण जब हो जाता है उससे लेकर के 15 दिन तक बीज अवस्था होती है। तो ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि बीज अवस्था कितने दिन की होती है। गर्भधारण से लेकर लगभग 15 दिन। 16वें दिन अंडा फूट जाएगा और भ्रूण जो है बाहर निकल जाएगा। 16वें दिन अंडा फूटेगा, अंडा फूटने के बाद जो है उसमें से भ्रूण बाहर आ जाता है। तो बीज अवस्था गर्भधारण से लेकर 15 दिन तक की होती है। उसके बाद 16वें दिन अंडा फूट जाता है और भ्रूण जो है बाहर निकल जाता है। तो बीज अवस्था गर्भधारण से लेकर लगभग 15 दिन की बीज अवस्था होती है। 16वें दिन अंडा फूट जाएगा और भ्रूण जो है बाहर निकल जाएगा। अब गर्भधारण में एक हार्मोन जो है वो सहयोग करता है, ये ध्यान रखना है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये पूछा जा सकता है आपसे, गर्भधारण में कौन सा हार्मोन सहायता करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सहायता करता है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बीज अवस्था बताई जो कि गर्भधारण से लेकर 15 दिन की होती है। उसके बाद 16वें दिन जो है भ्रूण अवस्था आ जाती है। भ्रूण का निर्माण हो जाता है अंडे के फूटने से, और भ्रूण अवस्था के प्रारंभ में 32 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जब भ्रूण अवस्था आ जाती है तो 32 कोशिकाएं बनती हैं। जायगोट केवल एक कोश की अवस्था थी, उसके बाद जो है 32 कोश की अवस्था यहाँ पर आ गई। यहाँ पर मैं 32 कोश की अवस्था की बात कर रहा हूँ, मतलब भ्रूण अवस्था जब प्रारंभ हो जाती है तो उसमें 32 कोशिकाएं आ जाती हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि बीज अवस्था के समापन के बाद लगभग 45 दिन तक, गर्भधारण के बाद 2 माह तक की अवस्था होती है। तो बीज अवस्था जब समाप्त हो जाती है तो उसके बाद लगभग 45 दिन, या फिर गर्भधारण के बाद लगभग 2 माह, क्योंकि 15 दिन तो गर्भधारण के हो गए और बीज अवस्था के समापन के बाद 45 दिन ये हो गए। तो यहाँ पर लगभग 2 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2 माह तक की अवस्था इसको हम बोलेंगे। तो भ्रूण अवस्था लगभग जो है यहाँ पर कितने दिन की हो गई? 45 दिन की हो जाती है। और गर्भधारण से लेकर मैं बात करूँ तो 2 महीने की यहाँ पर हो गई। तो बीज अवस्था के बाद जो है कौन सी अवस्था आई? भ्रूण अवस्था, जो 45 दिन की होती है। अब भ्रूण अवस्था के समय जो है भ्रूण के अंदर जो है यहाँ पर बात कर रहा हूँ 3 परतों से एक संरचना बनती है। तो भ्रूण अवस्था के समय यह 3 परतों से निर्मित संरचना होती है। अब इसमें 3 परतें कौन कौन सी बन जाती हैं? एक एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। 3 परतें बनेंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म बाह्य त्वचा का निर्माण करती है, मीजोडर्म मध्य स्तर का, और एंडोडर्म आंतरिक स्तर का निर्माण करती है। उसके बाद यहाँ पर भ्रूण की परतों के बारे में मैं बात करूँगा। देखिए, भ्रूण की जो परत होती है उससे कुछ संबंधित अंगों की बात करूंगा। जैसे एक्टोडर्म जो है सबसे भारी परत होती है, भ्रूण की सबसे भारी परत एक्टोडर्म होती है, जो कि त्वचा का निर्माण करती है और बालों का निर्माण भी ये करती है। मीजोडर्म को मध्य परत कह देते हैं, जो कि मांसपेशी या मसल्स का निर्माण मध्य परत करती है। तीसरी यहाँ पर बात करूंगा मैं एंडोडर्म। एंडोडर्म जो है मस्तिष्क, हृदय और यहाँ पर लीवर का निर्माण करती है। मीजोडर्म के द्वारा ही आंतरिक अंग जैसे हृदय, मस्तिष्क एवं लीवर का खोल, जिसे हम सुरक्षा कवच कहते हैं, तो यहाँ पर बनता है। तो मीजोडर्म के द्वारा मांसपेशी और भी इसमें जैसे हृदय, मस्तिष्क, लीवर का खोल, ये बहुत सारी चीज़ें भी मीजोडर्म से ही बनती है। जबकि मैं बात करूँ यहाँ पर एंडोडर्म की, तो एंडोडर्म से मस्तिष्क, हृदय,
लीवर का निर्माण एंडोडर्म से होता है। तो एक्टोडर्म से त्वचा और बालों का निर्माण होता है। मीजोडर्म से मांसपेशियाँ और हृदय, मस्तिष्क एवं लीवर का खोल का निर्माण होता है। एंडोडर्म से मस्तिष्क, हृदय एवं लीवर का निर्माण यहाँ पर होता है। भ्रूणावस्था के उत्तर काल में विभिन्न अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है, जैसे कि मस्तिष्क बनना, हृदय बनना, लीवर का निर्माण और अन्य अंग भी बनने लग जाते हैं। तो भ्रूणावस्था के जब उत्तर काल होता है, उत्तर काल का मतलब भ्रूणावस्था जब प्रारंभ होती है तो भ्रूणावस्था के उत्तर काल में विभिन्न अंगों का निर्माण शुरू होता है, जैसे मस्तिष्क का बनना, हृदय का बनना, लीवर, ये बहुत सारी चीज़ें बनने लग जाती हैं। लगभग 6 महीने के गर्भकाल तक, जब गर्भकाल 6 महीने हो जाता है, तब बालक जो है पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तथा बाह्य वातावरण से प्रभावित होने लगता है। तो 6 महीने का जब गर्भ हो जाता है तो उस समय पूर्ण रूप से जो है वो जो है विकसित माना जाता है। पूर्ण रूप से जो है वो उसमें शरीर के अंगों का निर्माण हो जाता है। एक बालक की मैं बात करूं तो एक बालक लगभग 9 महीने या 280 दिन के गर्भकाल के बाद जन्म लेता है। तो यहाँ पर दिन आपको याद रखना है, 9 महीने या फिर 280 दिन। अब यहाँ पर आप देखोगे, ये यहाँ पर जो है आपको प्लेसेंटा दिख रहा होगा, प्लेसेंटा, जिसे हम नाल या अपरा के नाम से भी जानते हैं, जिससे बच्चा जो है पोषण प्राप्त करता रहता है। तो माँ के गर्भ से मैं बात करूँ तो ये भ्रूण जो है माँ के गर्भ से जो है ये प्लेसेंटा जो है इसके माध्यम से ये जुड़ा रहता है। तो प्लेसेंटा जो है इसे नाल या अपरा के नाम से जानते हैं, जिससे बच्चे को पोषण मिलता रहता है। अब ये जो भ्रूण या शिशु जो है वो जनन नाल जो है ये वेजाइना, इस वेजाइना के जरिए बाहर निकल जाता है। जनन नाल या वेजिना जो होती है, योनि जिसे हम बोलते हैं, तो इस वेजाइना से जो है ये बच्चा जो है बाहर निकलता है। इसे हम जनन नाल कह देते हैं साइकोलॉजी की भाषा में। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जनन से पूर्व सहयोग करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये जन्म से पूर्व बच्चे को जो है निकालने में बहुत आसानी देता है, क्योंकि ये जो है गर्भाशय की जो पेशियाँ होती है उनको शिथिल कर देता है, जिससे बच्चा जो है जनन नाल से आसानी से निकल जाता है। तो जन्म से पहले ये सहयोग करता है कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये आपको ध्यान रखना है। प्लेसेंटा के टूटे हुए भाग से एक हार्मोन निकलता है, जिसे हम रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं, और जनन नाल को ये चौड़ा करने में या बड़ा करने में ये सहायता करता है। तो योनि जो है या वेजाइना वो चौड़ी हो जाती है किस हार्मोन की वजह से? रिलैक्सिन हार्मोन जो है इसकी वजह से ये चौड़ी हो जाती है जनन नाल, और बच्चा आसानी से उसमें से बाहर निकल जाता है। तो प्लेसेंटा जब टूटता है, बच्चा जब प्लेसेंटा से अलग होता है, प्लेसेंटा टूट करके रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। रिलैक्सिन हार्मोन जो है योनि मार्ग को जो है ये चौड़ा कर देता है, बड़ा कर देता है, जिससे बच्चा आसानी से निकल जाता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन इसमें सहायता करता है। उसी प्रकार ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी जन्म से पूर्व ये सहयोग करता है, प्रसव की प्रक्रिया को जो है ये जल्दी करवा देता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो गर्भावस्था के बारे में हमको बताते हैं। गर्भकाल में 5वें माह के समय शिशु में दांतों का निर्माण शुरू होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि बच्चे में दांतों का निर्माण कब शुरू होता है? गर्भकाल में 5वें महीने के समय, जब 5वां महीना चल रहा होता है गर्भकाल का, उस समय शिशु में दांत बनने लग जाते हैं। और बालक शिशु की अपेक्षा जो है बालिका शिशु का गर्भकाल अधिक लंबा होता है। अब कई बार आपने गाँवों में भी सुना होगा कि जब जो बच्चा जो है लेट जन्म ले रहा है, मतलब 9 महीने से भी जब ऊपर हो जाते हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा दिन जो है महिला ले रही है बच्चे को पैदा करने में, तो इसका मतलब जो है लड़की पैदा होगी, मतलब बालिका होगी। तो आप समझ जाना कि बालक शिशु जो है वो फिक्स 9 महीने के आसपास ही जन्म ले लेता है, जबकि बालिका शिशु 10-20 दिन और खींच जाती है। तो बालिका शिशु के जन्म में जो है महिला 10-15 दिन एक्स्ट्रा ले लेती है। ठीक है, कभी कभी 1-1.5 महीना भी फालतू लग जाता है, 9 की जगह 9.5 महीने भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, बालक शिशु की अपेक्षा बालिका शिशु का गर्भकाल अधिक लंबा होता है। अधिकतम गर्भकाल जो है 330 दिन का होता है और न्यूनतम 180 दिन का होता है। ये बात आपको याद रखनी है, आपसे पूछी जा सकती है। अधिकतम महिला 330 दिन तक जो है ले सकती है टाइम बच्चे पैदा करने में, जबकि न्यूनतम 180 दिन में भी बच्चा पैदा हो सकता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, अधिकतम 330 दिन और न्यूनतम 180 दिन, और सामान्य रूप से 280 दिन में बच्चा पैदा हो जाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, 9 महीने या 280 दिन में सामान्यतः बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन कई बार जो है महिला टाइम खींच जाती है बच्चा पैदा करने में, तो मतलब 330 दिन तक जो है बच्चे का जन्म हो सकता है, या फिर न्यूनतम 180 दिन, ये भी आपको याद रखना होगा, 330 दिन या 180 दिन। अब देखिए 3 अवस्थाओं के बारे में मैंने आपको बताया, पहले बीज अवस्था के बारे में, फिर भ्रूण अवस्था, फिर बच्चे का जन्म हो गया तो शैशव अवस्था। तो बीज अवस्था केवल 15 दिन की थी, गर्भधारण से लेकर 15 दिन, उसके बाद 16वें दिन से भ्रूण अवस्था प्रारंभ हो जाती है, लगभग 2 महीने की ये रहती है। ठीक है, मतलब
बात करूं मैं बीज अवस्था से लगाएं भ्रूण अवस्था को तो तब तो हो जाएगा 2 महीने, क्योंकि 15 दिन की बीज अवस्था और 45 दिन की भ्रूण अवस्था, तो टोटल हो गए यहाँ पर 2 महीने। लेकिन भ्रूण अवस्था आपको ध्यान रखनी है 45 दिन की मुख्य रूप से होती है। उसके बाद फिर शैशव अवस्था आती है। अब शैशव अवस्था में होने वाले विकासों के बारे में बात करूं तो शैशव अवस्था जो है जन्म से लेकर के, मान लो अब बच्चे ने जन्म ले लिया भ्रूण अवस्था के बाद, और जन्म से लेकर 5-6 साल की उम्र तक बालक शैशव अवस्था में माना जाता है। तो जन्म जैसे आज ले लिया तो उसके बाद 5-6 साल तक वो शैशव अवस्था में होता है। अब इस अवस्था के कुछ उपनाम हैं, जैसे कि सीखने का आदर्श काल इसको हम कह देते हैं, तीव्र विकास काल इसको हम कह देते हैं, जीवन की आधारशिला भी इसको कह देते हैं, खिलौने की अवस्था भी इसको कह देते हैं, नैतिक शून्य काल इसको कह देते हैं, उदासीनता का काल, सजीव चिंतन की अवस्था, अनुकरण की अवस्था भी इसको हम कहते हैं। तो शैशव अवस्था के बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि जब बच्चा शैशव होता है, छोटा होता है, तो सीखने की जो है कोशिश करता है, बार बार कई चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा। इस वजह से इसको सीखने का आदर्श काल कहते हैं। और बच्चे में इस समय बहुत तीव्र गति से विकास होते रहते हैं, इस वजह से इस अवस्था को तीव्र विकास काल भी कहा जाता है। और बच्चे का जीवन यहीं से स्टार्ट होता है, जब वो शैशव अवस्था में होता है। तो शैशव अवस्था में ही जो है वो सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, और उसका आधार जो होता है जीवन का, तो यहीं से होता है शैशव अवस्था से ही, शैशव अवस्था से ही। तो इस वजह से जीवन की आधारशिला भी इस अवस्था को कहा जाता है। और बच्चों को बहुत सारे खिलौने चाहिए होते हैं इस अवस्था में, उसको खिलौनों को ज़्यादा पसंद करता है बच्चा। इस वजह से शैशव अवस्था वाला बच्चे जो होते हैं वो खिलौनों को जो है ज़्यादा पसंद करते हैं, इस वजह से इस अवस्था को खिलौनों की अवस्था भी कह देते हैं। नैतिक शून्य काल क्या कहा जाता है? नैतिकता बालक में बिल्कुल नहीं होती है इस अवस्था में, क्योंकि बालक जो है अच्छाई बुराई को नहीं जानता है, किसी भी प्रकार की उसमें मोर्टेलिटी या नैतिकता नहीं होती है। इस वजह से इसको नैतिक शून्य काल भी कहते हैं, क्योंकि शून्य होती है नैतिकता, उसमें जीरो होती है, बिल्कुल होती ही नहीं है। उसके बाद उदासीन काल भी इसको कहा जाता है, उदासीनता का काल भी। बच्चा पूर्ण रूप से इसमें उदासीन होता है, कोई चीज़ के बारे में ज़्यादा वो उसको जानकारी नहीं रहती है। सजीव चिंतन की अवस्था, इसमें बच्चा जो है एक सजीव रूप से चिंतन करता रहता है, सजीव चिंतन की इसको अवस्था कहते हैं। अनुकरण की अवस्था, अनुकरण की अवस्था का अनुकरण शब्द का मतलब होता है किसी की नकल करना। जैसे मान लो आप बच्चे के सामने आप क्या करोगे, कोलगेट करोगे, तो बच्चा भी आपको देखकर ब्रश करने लग जाता है, देख करके कोलगेट करने लग जाता है। तो इस प्रकार बच्चा जो है, आप बच्चे को जो है किसी भी प्रकार की बच्चे के सामने आप कोई एक्टिविटी करोगे तो बच्चा भी उसी प्रकार की एक्टिविटी करने लग जाता है। इस वजह से शैशव अवस्था को अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं, बच्चा इसमें अनुकरण करने लग जाता है। तो इस वजह से आप समझ गए होंगे शैशव अवस्था के बहुत सारे नाम हैं, सीखने का आदर्श काल, तीव्र विकास काल, जीवन की आधारशिला, खिलौने की अवस्था, नैतिक शून्य काल, उदासीनता काल, सजीव चिंतन की अवस्था और अनुकरण की अवस्था, इस अवस्था को कहा जाता है। 20वीं सदी में बालकों को लेकर बहुत सारे अनुसंधान किए गए। अनुसंधान होने के कारण क्रो एंड क्रो ने 20वीं सदी को ही बालकों की सदी के रूप में माना है, क्योंकि बालकों पर 20वीं सदी में बहुत सारे जो है अनुसंधान किए गए, और क्रो एंड क्रो के द्वारा इस 20वीं सदी को बालकों की सदी कह दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, बालकों की सदी के नाम से कौन सी सदी को जाना जाता है? 20वीं सदी। तो ध्यान रखना, 20वीं सदी को बालकों की सदी कह देते हैं। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो है यहाँ पर शैशव अवस्था के बारे में कुछ अपने विचार प्रकट किए हैं, उनकी परिभाषाएं दी है, शैशव अवस्था की परिभाषाएं दी हैं। अब कौन कौन से वैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर शैशव अवस्था की परिभाषा वैलेंटाइन ने क्या दी थी। वैलेंटाइन के अनुसार शैशव अवस्था जो है सीखने का एक आदर्श काल है। तो वैलेंटाइन ने कहा कि शैशव अवस्था में बालक बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है, मतलब इस अवस्था में बालक सीखने की कोशिश करता है, इस वजह से इसको सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है। तो वैलेंटाइन ने इसको क्या कहा, शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा। वाटसन की मैं बात करूं तो वाटसन ने शैशव अवस्था जो है तीव्र विकास की अवस्था बताई है, मतलब शैशव अवस्था एक तीव्र विकास की अवस्था है। तो तीव्र विकास होता है इस अवस्था में, शैशव अवस्था में। तो वाटसन ने भी क्या कहा, ये बहुत ज़्यादा जो है बच्चे में इसमें इस शैशव अवस्था में विकास होते हैं, शरीर के विकास बहुत तीव्र गति से होते हैं। इस वजह से वाटसन ने जो है इस अवस्था को, शैशव अवस्था को तीव्र विकास की अवस्था बताया। फ्राइड की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। फ्राइड ने क्या बताया, शैशव अवस्था भावी जीवन की आधारशिला है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नाम फ्रॉड है, फ्राइड यहाँ पर ध्यान रखना, और भावी जीवन की आधारशिला के बारे में ये बताता है कि शैशव अवस्था से ही जो है ये बेस है बच्चे का, शैशव अवस्था, ये बात बताई फ्राइड ने। अब ये 3 परिभाषा आपको याद रखनी है। पहली, वैलेंटाइन ने क्या बताया, शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है।
वाटसन ने क्या बताया? शैशवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है। फ्राइड ने क्या बताया? शैशवावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। अब शैशवावस्था में जो विकास होते हैं उसकी सामान्य विशेषताएं क्या क्या हैं, उनके बारे में अब हम बात करेंगे। कौन कौन सी सामान्य जो है विकास की सामान्य विशेषताएं क्या क्या हैं, शैशवावस्था में कौन कौन से विकास होते हैं, उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर शारीरिक विकास के बारे में। तो शारीरिक विकास जो होता है उसकी बात करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले जन्म के समय शिशु का वजन लगभग 7 पाउंड के आसपास होता है, जो बालिका शिशु में जो है बालक की अपेक्षा कम होता है। हमेशा बालक शिशु जो जन्म लेता है उसमें वजन जो है बालिका शिशु से ज़्यादा होता है। तो बालक शिशु की मैं बात करूं तो बालक शिशु में जो है 7 पाउंड के आसपास जो है वो वजन माना जाता है, जबकि बालिका शिशु में 7 पाउंड से वजन कम होता है। अगली मैं बात करता हूं यहाँ पर जन्म के समय बालक शिशु की लंबाई जो है लगभग 20 इंच होती है। जब बालक जन्म लेता है बालक शिशु तो उसकी लंबाई लगभग 20 इंच के आसपास होती है, जबकि बालिका शिशु शिशु जो है वो कुछ कम लंबाई की होती है, 20 इंच से कम लंबाई उसकी होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है शारीरिक विशेषताओं में क्या होता है। शैशवावस्था में जो बालक शिशु होता है उसमें वजन भी ज़्यादा होता है 7 पाउंड के आसपास, और बालिका शिशु से लंबाई भी बालक की ज़्यादा होती है, बालक शिशु की तो 20 इंच के आसपास बालक शिशु की, और बालिका शिशु की इससे कम होती है। तो ये बात हो गई शारीरिक विशेषताओं की। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, स्मरण रहे का मतलब है याद रखें। तो यहाँ पर जन्म के बाद शिशु का वजन जो है लगभग जो बात करूँ मैं पहले सप्ताह में घटता है। तो जब बालक शिशु जन्म लेता है, बालक हो या बालिका शिशु हो, तो जन्म के बाद जो है शिशु का वजन पहले सप्ताह में तो घटेगा, उसके बाद फिर बढ़ने लग जाता है। तो जब भी बच्चा जन्म ले लेता है शैशवावस्था में, उसके बाद उसका वजन जो है पहले सप्ताह में तो घटेगा, उसके बाद बढ़ने लग जाता है। अगली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जन्म के समय जो है शिशु के शरीर में 270 हड्डियाँ पाई जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय जो है उसमें 270 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और जो कि पहले बढ़ती हैं एवं बाल्यावस्था तक 350 हो जाती हैं। मतलब शैशवावस्था में हड्डियाँ थी कितनी? 270, बाल्यावस्था तक 350 हो गई, और उसके बाद फिर अस्थीकरण होता है। अस्थीकरण का मतलब क्या होता है? अस्थियाँ आपस में जुड़ने लग जाती हैं, मतलब 2-3 अस्थियों से एक अस्थि बनने लग जाती है, जुड़ने लग जाती हैं हड्डियाँ। हड्डियाँ जुड़ करके जो है उनकी संख्या कम होने लग जाएगी, और वयस्क होने तक जो है ये 206 रह जाती है। जैसे मान लो 270 थी पहले, फिर बढ़ी कुछ समय बाद, जो बाल्यावस्था में 350 हो गई, उसके बाद 206 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि कई सारी हड्डियाँ जो है आपस में जुड़ती जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है अस्थीकरण होता है। अस्थीकरण का मतलब हड्डियों का आपस में जुड़ना। तो जुड़ने के कारण जो है कई हड्डियाँ मिल करके एक हो जाती हैं, तो इस प्रकार धीरे धीरे जो है घटती जाती हैं। 206 उनको बताते हैं। तो जो है बताते हैं कि वयस्क में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जब शैशवावस्था में होता है 270 हड्डियाँ, मतलब जन्म के समय जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जन्म के समय जो है 270, उसके बाद बाल्यावस्था में थोड़ा बड़ा होता है, बाल्यावस्था में आता है तो 350, उसके बाद फिर घट करके 206 हो जाती है। अगली मैं बात करता हूँ यहाँ पर जन्म के समय शिशु के वजन का लगभग 23% भाग मांसपेशियों से बना होता है। जब जन्म ले लेता है बच्चा, जन्म होता है जब बच्चे का, तो उस समय उसका वजन जो होता है वो उस वजन का लगभग 23% जो होता है वो मांसपेशियों से बनता है, और शैशवावस्था के उत्तर काल तक लगभग कितना हो जाता है? 27 से 28% तक हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जन्म के समय शिशु के वजन जब जन्म होने वाला होता है बच्चे का, तो उस समय 33% भाग मांसपेशियों से बना होगा, और शैशवावस्था जब प्रारंभ हो जाएगी तो 27 से 28% जो है भाग मांसपेशियों से बना होता है। अगली यहाँ पर बात करता हूँ मैं जन्म के समय यहाँ पर शिशु के हृदय की धड़कन 140 बार प्रति मिनट तथा कुछ समय बाद 120 बार तथा वयस्क होने पर 72 बार प्रति मिनट यहाँ पर रह जाती है। मतलब जन्म के समय शिशु के हृदय की जो धड़कनें होती हैं 140 बार धड़कती है। जन्म जब लेता है बच्चा तो उस समय जो है जन्म के समय बच्चे में 140 बार, 1 मिनट में 140 बार हृदय धड़कता है बच्चे का जन्म के समय। जबकि जब जन्म हो जाता है उसके बाद कुछ समय तक जो है 120 बार धड़कता है हृदय, 1 मिनट में 120 बार। उसके बाद वयस्क जब हो जाता है तो 72 बार प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 72 बार हृदय बाद में धड़कने लग जाता है। तो ये आपको ध्यान ध्यान रखना है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जन्म के समय शिशु का हृदय कितने बार धड़कता है? 140 बार प्रति मिनट, उसके बाद कुछ समय बाद 120 बार प्रति मिनट, फिर उसके बाद हो जाता है 72 बार प्रति मिनट। अगली यहाँ पर मैं बात करता हूँ जन्म के बाद 5 से 6 माह की शिशु के दांत जो होते हैं निकलने लग जाते हैं। जब 5 से 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसके दांत निकलने लग जाते हैं जन्म के बाद, और सबसे पहले निचले जबड़े के 2 दांत ठीक सामने की ओर निकल करके
दिखने लग जाते हैं। तो सबसे पहले निचले जबड़े में दांत जो है लगते हैं। जैसे निचला जबड़ा तो इसके सामने के जो दांत होते हैं ये सबसे पहले लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो निचले जबड़े के 2 दांत सबसे पहले आते हैं। और मैं बात करूं यहाँ पर 4 से 5 साल की आयु तक कुल 20 दांत हो जाते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत या फिर अस्थायी दांत कह देते हैं। मोलर या जो मैंने बताया था आपको प्री मोलर, तो वो टीथ जो है ये कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो 5-6 महीने के बाद जो है उसमें दांत निकलने लगेंगे। लगभग निचले जबड़े में 2 दांत आएंगे, ठीक सामने आते हैं ये निचले जबड़े में। उसके बाद 4 से 5 साल तक की आयु में ये 20 दांत हो जाते हैं। जब तक 4 से 5 साल का बच्चा होता है तो 20 दांत हो जाते हैं। उसके बाद जो है ये इनको हम दूध के दांत या अस्थायी दांत कहते हैं। बालक की अपेक्षा बालिका में दांत जल्दी आने लगते हैं। तो ये बात मैंने आपको बताई है कि बालक शिशु से बालिका शिशु में दांत जल्दी आते हैं। गर्भकाल में 5वें माह में दांत जो है बनने लग जाते हैं। तो गर्भकाल जब आता था, गर्भकाल जब आया, मैंने आपको पिछली वीडियो इसी वीडियो में पहले पढ़ाया था कि गर्भकाल के 5वें महीने के आसपास दांत बनने लग जाते हैं। लड़कियों में दांत जो है जल्दी आते हैं, बालिकाओं में। उसके बाद दांतों को शीघ्र निकलने में कैल्शियम उपयोगी होता है। तो कैल्शियम जितनी शरीर की पूर्ति होगी कैल्शियम में, उतने ही जल्दी दांत निकलते हैं। अब मैंने पहली बात करी यहाँ पर शारीरिक विशेषताओं की। अब दूसरी में बात करूँगा यहाँ पर बौद्धिक विशेषताओं की। बौद्धिक विशेषताओं में क्या क्या होता है, तो यहाँ पर देखते हैं। जन्म के समय शिशु के शरीर का लगभग 22 से 25% भाग सिर का होता है। मतलब शरीर का 22 से लेकर 25% तक जो भाग होगा वो सिर होगा। तो शरीर का जो 22 से 25% भाग होगा बच्चे का, शिशु का, वो सिर होता है। उसके बाद बात करूं, परंतु प्रौढ़ होने तक सिर केवल जो है 10% रह जाता है। जब तक वो प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ होने तक मतलब वयस्क होने तक उसका शरीर जो है वो धीरे धीरे 10% तक रह जाता है। तो मस्तिष्क बाद में धीरे धीरे प्रौढ़ होने तक घट जाता है और केवल शरीर का कितने परसेंट रह जाएगा, केवल 10% मस्तिष्क रह जाता है। जब जन्म होता है उस समय तो जो है बच्चे का मस्तिष्क 22 से 25% था शरीर के वजन का, शरीर का पूरे का। और जब वो प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है तो केवल 10% रह जाता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। जब जन्म होता है बच्चे का तो उस समय 350 ग्राम का जो है मस्तिष्क होता है। अब जॉन लॉक ने इसके बारे में क्या बताया कि जन्म के समय जो है शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह अपने अनुभवों को लिखता रहता है। अब जॉन लॉक क्या कहता है, जॉन लॉक कहता है कि बच्चा जो है जब जन्म लेता है तो उस समय उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, वो एक कोरे कागज की तरह होता है। लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में विभिन्न घटनाएं होती रहती हैं और उनसे अनुभव वो लेता रहता है। और इस प्रकार उन्होंने कहा है कि जीवन भर वह उन अनुभवों को उस पर लिखता रहता है। तो जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क जो होता है एक कोरे कागज के समान होता है। उसके पश्चात वह जो है अपने अनुभवों को उसमें लिखता रहता है। ये बात बताई थी जॉन लॉक ने शैशव अवस्था या शिशु के बारे में। गुड एनफ क्या कहता है इसके बारे में कि 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा भाग ही विकास हो पाता है। 3 वर्ष की आयु तक, जब बालक 3 वर्ष का हो जाता है, 3 वर्ष की आयु तक बालक की केवल आधी बुद्धि का आधा विकास ही हो पाता है। 3 साल तक के बालक में केवल आधी बुद्धि का विकास ही हो जाता है। तो ये बात गुड एनफ के द्वारा बताई गई थी। गुड एनफ ने क्या बताई, 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा विकास हो पाता है। अब यहाँ पर फ्राइड क्या कहते हैं कि लगभग 5 वर्ष की आयु तक बालक को जो बनना होता है वो बन जाता है। मतलब बालक में जो बालक को जो बनना होता है वो बन जाता है। मतलब बालक बुद्धिमान बनेगा या फिर बालक कमज़ोर रहेगा तो 5 साल की उम्र में ही उसमें वो निर्माण हो जाता है मस्तिष्क का या शरीर का। तो फ्रॉइड ने क्या बताया कि 5 वर्ष की आयु तक जो है बालक को जो बनना होता है वो बन जाता है। तो ये फ्राइड महोदय की जो बात थी ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 साल की आयु तक ही बालक जो बनना है वो बन जाता है। गुडेनफ ने क्या बताया कि 3 वर्ष की आयु तक बालक की आधी बुद्धि विकसित हो पाती है। जॉन लॉक ने बताया कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। जहाँ तक जॉन लॉक की परिभाषा एकदम सटीक लग रही है। तो जॉन लॉक कहता है कि जन्म के समय बालक शिशु का जो है मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है। तो यहाँ पर जो है ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका जीन पियाजे का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत और जो है कई सिद्धांत आपके आने वाले हैं। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा तो जल्दी से कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सभी साथियों को शेयर करें। जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया है तो वो कांटेक्ट करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये में पूरी साइकोलॉजी आपको मिलने वाली है और इससे बाहर आपका कुछ भी मैटर नहीं जाने वाला है। 20 क्वेश्चन जो है आप आसानी से इसके माध्यम से कवर कर सकते हो। 96 64 39 60 24 पर कॉन्टैक्ट करके कोर्स परचेज कर सकते हो। धन्यवाद।